साइकोलॉजी क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन मेमोरी। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम ह्यूमन मेमोरी को समझने वाले हैं। जो हमारी याददाश्त होती है वो कैसे वर्क करती है, क्यों ऐसा होता है कि कई बार हमें बहुत पुरानी कुछ साल पहले तक की बात याद रहती है, पर कई बार ऐसा होता है कि बहुत लेटेस्ट जो हमारे साथ हुआ होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट क्या खाया था, हम यही भूल जाते हैं। तो क्या इसके पीछे के लॉजिक्स हैं, कैसे हमारी मेमोरी वर्क करती है, कैसे हमारी मेमोरी हमारे माइंड तक पहुंचती है, यही हमारा सबसे पहला टॉपिक है। तो इन्हीं सब टॉपिक्स को हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही इजी और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, ये जो टॉपिक आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इस टॉपिक को इस वीडियो में कवर नहीं किया गया है क्योंकि ये टॉपिक इस साल के सीबीएसई स्टूडेंट्स के सिलेबस से कट हो चुका है। सो इफ़ यू आर नॉट अ सीबीएसई स्टूडेंट और आपने इस टॉपिक को भी समझना है तो आप आई आइकन में दी गई वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी। तो सबसे पहला टॉपिक है नेचर ऑफ मेमोरी। इसके अंदर बेसिकली हमें 3 स्टेजेस पढ़नी है जिनके थ्रू मेमोरी हमारे माइंड तक पहुंचती है। पर इन स्टेजेस को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेमोरी का एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है, हम कैसे इस वर्ड को डिफाइन कर सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो मेमोरी इज द मीन्स बाय विच वी ड्रॉ ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस इन ऑर्डर टू यूज दिस इंफॉर्मेशन इन आवर प्रेजेंट। यानी कि मेमोरी एक ऐसी चीज होती है जिससे हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को ड्रॉ ऑन का मतलब हम अपने कॉन्शियस में लाते हैं। तो मेमोरी एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को हमारे कॉन्शियस माइंड में लाते हैं। व्हाई? इन ऑर्डर टू यूज दिस इंफॉर्मेशन इन आर प्रेजेंट, ताकि हम उस इंफॉर्मेशन को अपने प्रेजेंट में यूज कर सकें। तो मेमोरी सिर्फ हमारी याददाश्त तक लिमिटेड नहीं होती कि हमें क्या चीज याद है। जब हमें उस चीज की जरूरत है तब क्या हम उस इंफॉर्मेशन को याद कर पा रहे हैं, अपने कॉन्शियस माइंड में ला पा रहे हैं, ताकि हम उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट में यूज कर सकें। ये पूरी प्रोसेस, ये पूरी चीज, इसे हम कहते हैं मेमोरी। तो मेमोरी का मतलब हमें समझ आ गया। पर अब कौन सी ऐसी 3 स्टेजेस होती हैं जिनसे होकर मेमोरी हमारे माइंड तक आती है? तो सबसे पहली स्टेज होती है एनकोडिंग की स्टेज। एनकोडिंग का बेसिकली मतलब होता है जब हम किसी इंफॉर्मेशन को सिंपली रजिस्टर करते हैं कि मेरे आसपास इतनी सारी चीजें हैं, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारे इवेंट होते हैं हमारी लाइफ में, हम सब कुछ अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं करते। कुछ कुछ ही ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम एनकोड करते हैं, इवन रजिस्टर करते हैं। मतलब एनकोडिंग सबसे पहला स्टेप है जिसके अंदर हम सिर्फ इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं और रजिस्टर करते हैं कि हाँ, ये एक इंफॉर्मेशन है, इसको मैंने अलाउ कर दिया अपने माइंड के अंदर जाने के लिए कि चलो ठीक है, ये इंफॉर्मेशन अंदर जा सकती है। सिर्फ इतनी सी प्रोसेस होती है एनकोडिंग की प्रोसेस। मतलब मैंने किसी इंफॉर्मेशन को अपने माइंड के अंदर बस जाने दिया, रजिस्टर हो गई वो चीज माइंड के अंदर। ये प्रोसेस है एनकोडिंग की प्रोसेस। उसके बाद दूसरी प्रोसेस आती है स्टोरेज। सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन एनकोड हुई, माइंड के अंदर पहुंची, उसके बाद वो माइंड में अब स्टोर होगी। तो स्टोरेज के अंदर के की पॉइंट्स हैं स्टोर्ड और रिटेन्ड। रिटेन का मतलब होता है किसी इंफॉर्मेशन को संभालना, हम उसे अपने माइंड के अंदर रिटेन कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो सबसे पहले एनकोड किया, फिर उसे स्टोर किया, उसके बाद रिट्रीवल। रिट्रीवल का मतलब होता है ब्रिंगिंग बैक इनटू अवेयरनेस। यानी कि हम किसी चीज को, उस इंफॉर्मेशन को जो हमने एनकोड करी थी और उसके बाद हमने उसे स्टोर किया, अब जरूरी नहीं है कि रिट्रीवल हम उसका उसी टाइम पर करें। मैंने अगर आज कोई मेमोरी स्टोर करी है अपने माइंड के अंदर, हो सकता है मेरे को वो मेमोरी बहुत टाइम बाद जाके याद आए। फॉर एग्जाम्पल, इस टाइम पर जो आप ये पढ़ रहे हैं, आपने ये वीडियो सुनी, आपको ये चैप्टर समझ आ गया, अब आपने यहाँ पर एनकोडिंग करी, आपने इस इंफॉर्मेशन को देखा, रजिस्टर किया, उसके बाद स्टोरेज हुई, आपने इस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड के अंदर स्टोर किया। आई होप कि आपने इसको स्टोर किया है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन रिटेन हुई होगी तब एग्जाम के टाइम पर आपको ये थर्ड प्रोसेस काम आएगी, विच इज रिट्रीवल। जब आप इस इंफॉर्मेशन को, इस मेमोरी को रिट्रीव करोगे, दोबारा अपनी अवेयरनेस में लाओगे। वाई? टू यूज दैट इंफॉर्मेशन इन प्रेजेंट, जो कि आपका उस टाइम पर प्रेजेंट होगा एग्जाम। तब आपको इस इंफॉर्मेशन की नीड होगी, तब आप उसे लिखोगे। सो बेसिकली ये होता है मेमोरी का मतलब। और ये 3 स्टेजेस होती हैं जिनके थ्रू मेमोरी हमारे माइंड तक पहुंचती है। सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन को एनकोड करते हैं, फिर हम उसे स्टोर करते हैं, एंड देन नीड पड़ने पर हम उस इंफॉर्मेशन को वापस लाते हैं अपनी अवेयरनेस में, विच इज रिट्रीवल। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेज मॉडल। तो इस स्लाइड के ऊपर आपको जितनी सारी चीजें दिख रही हैं,
इन चीज़ों में आपके 2 या 3 टॉपिक्स कवर हैं। आपकी बुक के अंदर एक अलग से टॉपिक दिया गया था लॉन्ग टर्म मेमोरी और उसके टाइप्स, बट मैंने इसी टॉपिक के अंदर उसको समराइज कर दिया, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से इस तरह से ज़्यादा अच्छे से आपको ये चीज़ समझ आ सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेज मॉडल को हम समझते हैं कि स्टेज मॉडल में क्या कहा था। तो ये स्टेज मॉडल मेमोरी का एक मॉडल है जिसके अंदर मेमोरी को इस तरह से डिफाइन किया गया है जो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले इसमें हमें बताया गया है कि कोई भी एक इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन हमारी सेंसरी मेमोरी में जाती है। तो यानी कि 3 तरह की मेमोरी इसके अंदर हमें बताई गई है। सबसे पहली सेंसरी मेमोरी, दूसरी शॉर्ट टर्म मेमोरी और तीसरी लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो कोई भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले जाएगी हमारी सेंस मेमोरी के अंदर, सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी इंक्लूड्स एवरी सेंसेस, यानी कि मैंने जो भी कुछ देखा, मैंने जो भी कुछ सूंघा, मैंने जो भी कुछ सुना, वो सारी चीज़ें मेरी सेंस मेमोरी में चले जाएंगी। सेंस मेमोरी की कैपेसिटी बहुत लार्ज होती है। लार्ज इसलिए क्योंकि मैं अपनी सेंसेस किसी भी चीज़ पर दे सकता हूँ, यानी कि मैं कोई भी चीज़ देख सकता हूँ। हम एक टाइम पर बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, हम एक टाइम पर बहुत सारी चीज़ें सुन सकते हैं, हम एक टाइम पर बहुत सारी चीज़ों को स्मेल कर सकते हैं, पर इसकी ड्यूरेशन काफ़ी कम होती है। यानी कि ये एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि लेस देन 1 सेकेंड तक सिर्फ हमें याद रहती है। फॉर एग्जाम्पल, इस टाइम पर आपके आसपास कोई भी शोर हो या मैं किसी भी चीज़ को टैप करूं, तो ये जो आपको इस टाइम पर साउंड सुनाई दिया, ये आपके माइंड में लेस देन 1 सेकेंड तक ही स्टोर रहा होगा। अब उसके बाद सडनली वो आपके माइंड से हट जाए, ये होती है सेंसरी मेमोरी। यानी कि ऐसी सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं जो भी हमारी सेंसेस में बस आ गई, रजिस्टर हो गई। मेरा ध्यान इधर को गया, मैंने अपनी आंख इधर करी और मेरे को कुछ भी दिख गया, तो वो मेरी सेंस मेमोरी में चला गया। पर वो सेंस मेमोरी में तब गया जब वो अचानक से बस वाइप अप हो जाए मेरे माइंड से लेस देन 1 सेकेंड में ही। तो इस तरह की मेमोरी को हम बोलते हैं सेंसरी मेमोरी, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी लार्ज होती है और उसकी ड्यूरेशन होती है लेस देन 1 सेकेंड, और इसके अंदर सारी हमारी सेंसेस इंक्लूड होती हैं। मैंने कोई भी चीज़ सुनी, मैंने कोई भी चीज़ देखी, कोई भी चीज़ स्मेल करी, वो सब चीज़ें मेरी सेंसरी मेमोरी के अंदर चले जाएंगी। उसके बाद अगर मैंने किसी भी एक इंफॉर्मेशन पर अपनी अटेंशन दी, तब वो चीज़ चले जाएगी मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है? इसकी कैपेसिटी स्मॉल होती है और इसकी ड्यूरेशन मैक्स टू मैक्स 30 सेकेंड्स तक जा सकती है। अब इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्यों कम है सेंसरी मेमोरी से? क्योंकि हम एक टाइम पर बहुत सारी चीज़ों को अटेंड नहीं कर सकते। हम एक टाइम तक बहुत सारी चीज़ों को सेंस कर सकते हैं। मतलब मेरे आसपास बहुत सारी चीज़ें हो तो मैं सब कुछ देख जरूर सकता हूँ, पर मैं अपना ध्यान, अपनी अटेंशन एक टाइम पर हर उस चीज़ को नहीं दे सकता। इसलिए शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी कम होती है हमारी सेंसरी मेमोरी से, पर ऑफ कोर्स इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होगी क्योंकि इन जो सारी सेंसेस पर मैंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो चीज़ें मेरी सिर्फ लेस देन 1 सेकेंड तक मेरे माइंड में स्टोर हुई। पर जब मैंने उस इंफॉर्मेशन को अटेंड किया, अटेंशन दी, ध्यान दिया वहां पर, तब ऑफ कोर्स वो चीज़ 1 सेकेंड से तो ज़्यादा ही मेरे माइंड में रहने वाली है, जिस चीज़ को पर मैंने अपनी अटेंशन दी है। अब फर्दर यहाँ पर हम एक कंट्रोल प्रोसेस समझ चुके हैं। कंट्रोल प्रोसेसेस बेसिकली ऐसी प्रोसेसेस को कहा जाता है जिन प्रोसेसेस की मदद से एक इंफॉर्मेशन एक टाइप की मेमोरी से अलग अलग टाइप की मेमोरी तक ट्रैवल करती है। उन प्रोसेसेस को हमने नाम दिया है कंट्रोल प्रोसेसेस। सो फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अभी हमने समझा कि सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी तक कोई चीज़ कैसे पहुंची, जब हमने उस पर अपनी अटेंशन दी। और कैसी अटेंशन? सेलेक्टिव अटेंशन। सेलेक्टिव अटेंशन का टॉपिक हम समझ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 5 में। अगर आपने चैप्टर 5 नहीं देखा है सो मेक श्योर टू वॉच इट, यू विल गेट द लिंक इन द आई आइकन। तो सेलेक्टिव अटेंशन का बेसिकली शॉर्ट में मतलब होता है कि जब मैं सेलेक्ट करके अटेंशन दूं कि इतनी सारी चीज़ें मेरे आसपास चल रही हैं, पर मैंने स्पेसिफिकली सोच कर डेलिबरेटली एक ही पर्टिकुलर चीज़ पर अपना ध्यान दिया, वो होती है सेलेक्टिव अटेंशन। तो सेलेक्टिव अटेंशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी कंट्रोल प्रोसेस है जिसकी वजह से मेरी इंफॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी तक जा पाई। उसके बाद दो और तरह की हमारी प्रोसेसेस होती हैं जिसका नाम है मेंटेन रिहर्सल और चंकिंग। ये दोनों प्रोसेसेस वर्क करती हैं इसी शॉर्ट टर्म मेमोरी के ही अंदर।
तो ये जो बाकी की दो प्रोसेस हैं, अटेंशन और एलेबोरेटिव रिहर्सल, ये तो काम करती हैं एक इंफॉर्मेशन को दूसरी टाइप की इंफॉर्मेशन तक पहुंचाने की। पर ये जो बीच की दो हैं, मेंटेन रिहर्सल और चंकिंग, ये वर्क करती है शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर ही। अभी कैसे वर्क करती है इसे हम अभी समझने वाले हैं। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमने समझा कि 30 सेकेंड्स तक ही एक इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। अब मैंने किसी इंफॉर्मेशन पर अपनी अटेंशन दी, ध्यान दिया, तो वो मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ गई। पर कैसे इस शॉर्ट टर्म मेमोरी की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकती है, कैसे वो इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसका मतलब तो ये है कि 1 सेकेंड से ज़्यादा कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मेरे माइंड में रह गई तो वो मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में है। ये भी हो सकता है कि वो 10 सेकेंड में मेरे माइंड से चले जाए। अब कैसे मैं उस इंफॉर्मेशन को इस पर्टिकुलर 30 सेकंड तक अपने माइंड में रख सकता हूं? तो इसका आंसर है यही दोनों प्रोसेसेस को यूज करके। सबसे पहले तो होती है हमारी मेंटेन रिहर्सल। मेंटेन रिहर्सल मतलब कि अगर मैं किसी इंफॉर्मेशन को बार बार अपने माइंड के अंदर वर्बली बोली जाऊं सिर्फ, फॉर एग्जाम्पल मेरा मोबाइल नंबर, अब मैं अगर अपने मोबाइल नंबर को बार बार अपने माइंड के अंदर रिपीट करता रहूं, सिर्फ वर्बली उसको रिपीट करता रहूं, तो वो हो गई मेंटेन रिहर्सल, कि मैंने एक चीज की रिहर्सल करी, सिर्फ उसे ओरली अपने अंदर ही माइंड के बोल बोल के। अगर मैं ऐसा करता हूं तो हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन शायद 30 सेकंड से पहले ही मेरे माइंड से चले जाती, पर ये चीज करने की वजह से वो पूरे 30 सेकंड तक मेरे माइंड में स्टोर रहे। उसके बाद एक और प्रोसेस मैं कर सकता हूं जिसका नाम है चंकिंग। चंकिंग का मतलब मैं अपने मोबाइल नंबर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लूं, यानी कि शुरू के 4 नंबर पहले, आखिरी के 4 नंबर उसके बाद बाद के 2 नंबर। ऐसे मैं चंक्स में जब इंफॉर्मेशंस को डिवाइड कर लेता हूं, कुछ पर्टिकुलर चंक्स में मैंने इस पूरे मोबाइल नंबर को अगर ऐसे डिवाइड कर लिया, तो वो हो जाएगा मेरा चंकिंग। यानी कि वहां पर ये 10 नंबर डिजिट का कोई भी अगर नंबर हो यहाँ पर, उसको मैंने पहले की 4 डिजिट यहाँ रख ली, बाकी की 4 डिजिट्स अलग, और बाकी की 2 डिजिट्स अलग से मैं याद करूं, तो ये होती है चंकिंग की प्रोसेस। सो बेसिकली शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर ही जब हम शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करें, इसकी ड्यूरेशन को बढ़ाने की कोशिश करें, तब हम यूज करते हैं ये दोनों प्रोसेसेस, मेंटेन रिहर्सल और चंकिंग को। अब उसके बाद हम कैसे किसी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी तक शिफ्ट कर सकते हैं, वहां हमारी प्रोसेस यूज होती है एलैबोरेटिव रिहर्सल। एलैबोरेटिव रिहर्सल बिल्कुल अपोजिट होती है मेंटेन रिहर्सल से। मेंटेन रिहर्सल के अंदर हमने सिर्फ उसको वर्बली अपने माइंड के अंदर रिपीट किया था। अब अगर मैं उस इंफॉर्मेशन का मीनिंग समझने की कोशिश करूं, तब वो हो जाएगी एलैबोरेटिव रिहर्सल, कि मैंने उसको पर्टिकुलर मीनिंग दिया, डेलिब्रेटली उसे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करी, तब ही वो चीज़ मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि रट्टे मारने से कुछ नहीं होता, हमें चीज़ों को ढंग से समझना पड़ेगा, उसके मीनिंग को समझना पड़ेगा, तभी वो चीज़ हमारे माइंड में अच्छे से स्टोर हो पाएगी। अब याद रखने को आप इस मॉडल को ऐसे भी याद रख सकते हो कि इन्फॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी में गई, शॉर्ट टर्म मेमोरी में गई, वहां से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले गई। पर अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझोगे, एलैबोरेटिव रिहर्सल करोगे, यहाँ पर इसके मीनिंग को समझोगे कि कैसे ये चीज़ हो रही है, इसके पीछे के लॉजिक्स को समझोगे, तो ऑटोमेटिकली ही वो चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएगी। आपको अलग से कुछ एफर्ट करने की नीड नहीं पड़ेगी। अब इस लॉन्ग टर्म मेमोरी का क्या मतलब होता है? तो लॉन्ग टर्म मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी होती है अनलिमिटेड। इसके अंदर हम एन नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, जितनी मर्जी इंफॉर्मेशन, और उसकी ड्यूरेशन भी लाइफ टाइम हो सकती है। कोई चीज़ अगर एक बार आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में एंटर कर गई, तो वो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म याद रह सकती है, पूरी लाइफ टाइम याद रह सकती है। तो बेसिकली इन शॉर्ट ये था आपका पूरा स्टेज मॉडल, जिसके अंदर ये 3 तरह की मेमोरी के टाइप्स आपको बताए गए हैं, कि कोई भी इंफॉर्मेशन पहले जाती है हमारी सेंस मेमोरी में, देन हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, एंड देन हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में, और कैसे वो कोई भी इंफॉर्मेशन एक मेमोरी के टाइप से दूसरी में शिफ्ट होती है। उन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं कंट्रोल प्रोसेसेस। बेसिकली जब हम अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने की, या जब हम अपनी मेमोरी की कैपेसिटी को, उसकी ड्यूरेशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उन प्रोसेसेस को कहा जाता है कंट्रोल प्रोसेसेस। और हमने 4 तरह की कंट्रोल प्रोसेसेस समझी। एक सेलेक्टिव अटेंशन, जो कि वर्क करती है सेंसरी से शॉर्ट टर्म में ले जाने में।
उसके बाद मेंटेन रिहर्सल और चंकिंग जो कि इसी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर अंदर ही वर्क करती हैं। उसके बाद एक इलेबोरेटिव रिहर्सल जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी तक हमारी इंफॉर्मेशन को लेके जाती है। तो ये था सारा टॉपिक स्टेज मॉडल के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा डिटेल में इसे समझाना पड़ा। बाकी सारे टॉपिक्स हम जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। अब उसके बाद हमने समझना है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के कितने टाइप होते हैं, कितनी अलग अलग तरह की लॉन्ग टर्म मेमोरी हो सकती है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में पूरे लाइफ टाइम तक स्टोर रहने वाली है, उसके ऑफकोर्स कुछ ना कुछ टाइप्स तो होंगे कि किस किस अलग अलग तरह की वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो सबसे पहला टाइप होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी का डिक्लेरेटिव मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी का बेसिकली मतलब होता है जिसके अंदर फैक्ट्स आए, यानी कि कुछ हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये चीज़ यही है, मेरा नाम नितिन है, मैं इस डेट को पैदा हुआ था, मेरा जो भी कुछ मेरे बारे में फैक्ट्स हैं, मैं इस टाइम पर इस एज का हूँ, ये मेरा फैक्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें आएंगी मेरी डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम पर आपको जो भी कुछ इंफॉर्मेशन याद है जिसके अंदर भी फैक्ट है, इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली, 1947 के अंदर, इंडिया के इंडिपेंडेंस में किस किस बड़े लीडर का हाथ था, ये सब चीज़ें, नेम्स, ऐसी डेट्स, ऐसे फैक्ट्स, ये सब चीज़ें आती हैं आपकी डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंदर। अब फर्दर इस डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंदर भी दो सब टाइप होते हैं। तो सबसे पहला टाइप होता है एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी वो होती है जिसके अंदर हमारी बायोग्राफिकल डिटेल्स होती हैं, मतलब कि हमारे इमोशनल इंफॉर्मेशन जहां पर स्टोर होती है। फॉर एग्जांपल आपके साथ जो भी कुछ हुआ हो पास्ट में, आपको कई बार ऐसा होता होगा कि वो एक्चुअली में सीन आप भूल जाओ कि वहां पर क्या हुआ था, पर आपको वो इमोशन याद रहता है कि फॉर एग्जांपल पहली बार जब आपको किसी क्लास में आपकी टीचर ने डांटा होगा, वो सीन आपको चाहे भूल गए हो कि किस वजह से डांटा हो या क्या ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से टीचर ने आपको डांटा, पर जब पूरी क्लास के सामने आपको कभी स्कोल्ड किया होगा अगर आपके स्कूल में, तब आपको उसका इमोशन जरूर याद रहा होगा कि ये चीज़ इस तरीके के पर्टिकुलर इमोशन मैंने फील करे थे। तो बेसिकली एपिसोडिक मेमोरी के अंदर हम इमोशंस की बात करते हैं, जिसमें हमारे इमोशन स्टोर होते हैं, हमारी बायोग्राफिकल डिटेल्स स्टोर होती हैं। उसके बाद डिक्लेरेटिव मेमोरी का दूसरा सब टाइप होता है सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक के अंदर सिमेंटिक वर्ड का ही मतलब होता है जिसमें हम किसी मीनिंग को समझें या बहुत लॉजिकल सी जो कोई चीज़ हो, ये मतलब इस वर्ड का कुछ ऐसा ही मतलब होता है। तो सिमेंटिक मेमोरी के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जो कि हमारी जर्नल अवेयरनेस से रिलेट होती हैं। जैसे कि दिल्ली का एसटीडी कोड क्या है, हम सबको पता है, अगर हमने किसी को लैंडलाइन पर फ़ोन करना है तो हमें 011 लिखना पड़ता है, ये ज़रूरी है। तो ये दिल्ली का एसटीडी कोड है। ऐसी बेसिक नॉलेज वो सारी चीज़ें आएंगी हमारी सिमेंटिक मेमोरी के अंदर। और जो सारी चीज़ें हमारे इमोशनल इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं, जो ऐसी मेमोरी, वो आती है हमारी एपिसोडिक मेमोरी के अंदर। तो ये दो तरह के सब टाइप थे डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंदर। उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी का दूसरा टाइप होता है प्रोसीजरल मेमोरीज। इसके अंदर हमारे प्रोसीजर स्टोर होते हैं। प्रोसीजर मतलब किसी भी चीज़ को करने के लिए कोई भी जो प्रोसीजर हम अपनाते हैं। वॉकिंग की अगर हम बात करें, बचपन में हमें वॉकिंग नहीं आती थी, हमें चलना पैदा होते ही नहीं आया, हमने धीरे धीरे उस स्किल को सीखा है और आज हमें उसको करने के लिए मेहनत नहीं लगती, क्योंकि वो चीज़ हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में अब स्टोर हो चुकी है। और कौन सी लॉन्ग टर्म मेमोरी? प्रोसीजरल, जिसके अंदर बेसिकली प्रोसीजर्स आते हैं किसी भी चीज़ को करने के। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहले डिक्लेरेटिव, जिसके अंदर फैक्ट्स या नेम्स आए। डिक्लेरेटिव के दो सब टाइप थे जो हमने पढ़े, एपिसोडिक और सिमेंटिक। और लास्टली इसका दूसरा टाइप होता है प्रोसीजरल, जिसके अंदर हम प्रोसीजर्स याद रखते हैं कि कैसे किसी टास्क को करना जाता है। सो बेसिकली ये आपके दो टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, और एक स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी। तो अभी हमने स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी को समझा था। अब जैसे स्टेज मॉडल एक पर्टिकुलर अप्रोच थी मेमोरी को देखने की, वैसे ही एक दूसरी तरह की अप्रोच है मेमोरी को देखने की, जिसका नाम है लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग। तो लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग अप्रोच के हिसाब से प्रोसेसिंग ऑफ एनी न्यू इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द मैनर इन विच इट इज परसीव्ड, एनालाइज्ड एंड अंडरस्टूड। यानी कि एक इंफॉर्मेशन किस तरह से प्रोसेस होगी,
वो डिपेंड करेगा कि वो कैसे परसीव करी गई है, कैसे उसे हमने एनालाइज किया है और कैसे हमने उसे समझा है, which determines for how long we would be able to retain that। यानी कि यही तीन चीजें ये डिटरमाइन करेंगी, ये डिसाइड करेंगी कि कितनी देर तक वो इंफॉर्मेशन हमारे माइंड के अंदर रहती है। अब इस अप्रोच ने तीन तरह के लेवल हमें बताए हैं। यानी कि सबसे पहले लेवल पर तो हम उस इंफॉर्मेशन के सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर लिखा हो सी, ए एंड टी, तो अब इस अप्रोच के हिसाब से हम फर्स्ट लेवल पर इसके सिर्फ स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, स्ट्रक्चर और इसके फीचर्स को। यानी कि ये ऐसे करके कुछ सी बना है, ऐसे ए है, उसके बाद ये कुछ इस तरह से टी लिखा गया है। हमने सिर्फ इसके फिजिकल स्ट्रक्चर को अभी देखा है। उसके बाद हम इंटरमीडिएट लेवल पर इसके फोनेटिक साउंड को समझने की कोशिश करेंगे कि इससे कौन सा साउंड अटैच है। अब हम देखेंगे, अच्छा ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर है ऐसा, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं सी। उसके बाद ये जो ए ऐसे लिखा है, इसको, इसका मतलब है ए। उसके बाद ये जो ऐसा स्ट्रक्चर है, कुछ ये अम्ब्रेला सा बना है, इसका मतलब है टी। तो यहाँ पर फोनेटिक साउंड कौन सा अटैच हुआ? सी ए टी, कैट। इस तरह से हमने इसके फोनेटिक साउंड को समझा इंटरमीडिएट लेवल पर। उसके बाद डीपेस्ट लेवल पर हम उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं, हम उसके अंडरस्टैंड करते हैं मीनिंग को। यानी कि हमने अब देखा कि ये सी ए टी जिसका फोनेटिक साउंड था कैट, और ये जो ऐसा स्ट्रक्चर था जो हमने अपने फर्स्ट लेवल पर ही समझा है, ऐसे सी ए टी करके लिखा गया यहाँ पर। अब हम इसके मीनिंग को समझेंगे कि अच्छा ये जो कैट लिखा है इसका मतलब होता है बिल्ली। तो हम ये सी ए टी को बिल्ली से अटैच करेंगे, बिल्ली से अपने माइंड के अंदर उसको रिलेट करेंगे कि सी ए टी मतलब ये चीज। तो बेसिकली इस व्यू में हमें ये पता चला कि हम तीन अलग अलग लेवल पर किसी इंफॉर्मेशन को समझते हैं। पहले उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, फिर उसके साउंड को समझते हैं, और फिर उसके मीनिंग के साथ रिलेट करते हैं, उसके मीनिंग को समझते हैं कि इसका एक्चुअली में मतलब क्या है इस चीज़ का। तो इस लेवल ऑफ प्रोसेसिंग वाले टॉपिक के अंदर आपकी एनसीईआरटी बुक में एक बहुत ही इम्पैक्टफुल लाइन लिखी थी जिसे मैंने यहाँ पर कोट किया है। इसे समझाने की जरूरत नहीं है, आप इसे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, बट ये चीज़ समझनी आपको बहुत ज़रूरी है। इन शॉर्ट इसमें ये लिखा गया है कि आपको रोट मेमोराइजेशन नहीं करनी चाहिए। आपको किसी भी चीज़ को, कोई भी एक नया लेसन जब आप सीख रहे होते हैं, तब आपको उसके मीनिंग को एलेबोरेट करना चाहिए अपने माइंड के अंदर इन एज मच डिटेल्स एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा हो सके आपको उस चीज़ का मतलब समझना चाहिए, सिर्फ रोट मेमोराइजेशन से कुछ नहीं होगा। सो बेसिकली ये थी आपकी लेवल ऑफ प्रोसेसिंग अप्रोच जिसके अंदर आपको ये सब इंफॉर्मेशन बताई गई है। उसके बाद अगला टॉपिक है मेमोरी एज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। तो हम कैसे ये चीज़ कह सकते हैं कि मेमोरी एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस का क्या मतलब बना कि हम मेमोरी को अपने आप ही कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये मेमोरी हमारे माइंड में सिर्फ स्टोर नहीं होती, हम इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम इसे खुद बनाते भी हैं अपने माइंड के अंदर। अब कैसे, ये हम यहाँ पर समझने वाले हैं। First of all, it is a constructive process as the information that is stored undergoes modification according to the past knowledge and schemas। जो भी कोई इंफॉर्मेशन हमारी मेमोरी में जाती है वो हमारी मेमोरी में जाने से पहले बहुत अलग अलग तरह की मॉडिफिकेशंस से होकर गुजरती है। मॉडिफिकेशंस क्यों होती है उसके अंदर? क्योंकि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने पास्ट नॉलेज के हिसाब से ही परसीव करते हैं। जो भी हमारे माइंड में पास्ट नॉलेज होगी किसी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, हम इस एक नई इंफॉर्मेशन को उसी के हिसाब से परसीव करेंगे। और दूसरा, हमारे स्कीमास की वजह से। स्कीमास क्या होते हैं? स्कीमास रेफर्स टू एन एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पास्ट रिएक्शंस एंड एक्सपीरियंसेस। तो जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर अलग अलग फोल्डर्स होते हैं, या फिर फोन में भी हम अलग अलग फोल्डर्स बना के अपने फाइल्स रखते हैं, वैसे ही हमारे माइंड में भी हम एक पर्टिकुलर टाइप की अलग फोल्डर बनाते हैं और एक पर्टिकुलर टाइप की इंफॉर्मेशन का अलग से फोल्डर बना के स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके माइंड के अंदर साइकोलॉजी का अलग फोल्डर बना होगा, साइंस का अलग फोल्डर बना होगा, हिस्ट्री, एसएसटी, जियोग्राफी एटसेट्रा, इकोनॉमिक्स, इनका अलग फोल्डर्स बने होंगे। जो भी इंफॉर्मेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड आप सीख रहे हैं इस टाइम पर, जो भी कुछ आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप एक नई इंफॉर्मेशन सीख रहे हैं,
ये सारी इंफॉर्मेशन आप अपने साइकोलॉजी वाले ड्रॉअर में जाकर रख रहे हैं अपने माइंड के अंदर। तो इस तरह से हमारे स्कीमाज वर्क करते हैं। अलग अलग स्कीमा, अलग अलग मतलब सेक्शन हमारे माइंड के अंदर डिवाइडेड होता है, जिसमें हम अपनी एक्सपीरियंसेस को, अपने पास्ट रिएक्शंस को ऑर्गेनाइज करके, स्टोर करके रखते हैं अपने माइंड के अंदर। ये होता है स्कीमा का मतलब। उसके बाद ये एक पर्सन थे, ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, इसके नाम को आई थिंक बार्टलेट ही प्रोनाउंस करते हैं। तो बार्टलेट पॉइंटेड दैट मेमोराइज्ड इंफॉर्मेशन is influenced by the meaning that is assigned to the stimulus material। इन्होंने एक बात कही कि जो भी कुछ इंफॉर्मेशन हम मेमोराइज्ड करते हैं, हम स्टोर करते हैं अपने माइंड में, वो इन्फ्लुएंस होती है किस चीज से? बाय द मीनिंग दैट इज असाइंड टू द स्टिमुलस मटेरियल। यानी कि जो भी हमने उस इंफॉर्मेशन को मीनिंग असाइन कर दिया, उस चीज से हमारी इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंस होगी, हमारी मेमोरी इन्फ्लुएंस होगी। इट कैनॉट रिमेन इन आइसोलेशन फ्रॉम अदर कॉग्निटिव प्रोसेसेस आफ्टर रीचिंग इन द मेमोरी सिस्टम। जब कोई इंफॉर्मेशन हमारी मेमोरी सिस्टम में चले गई, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन बहुत सारी चीज़ों से इम्पैक्ट होती है। हमारे अंदर जो भी सारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस चल रही होती हैं, मतलब हम किसी इंफॉर्मेशन को ऐसे नहीं छोड़ देते। कोई इंफॉर्मेशन मेरे माइंड के अंदर अगर नहीं सेव हुई है, तो हम अपने आप ही उसको मीनिंग देने लग जाते हैं कि अच्छा इसका ये मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा। ऐसे हम बहुत सारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस से उसको मीनिंग देने लग जाते हैं उस स्टिमुलस को, जो कि इन टर्न हमारी उस मेमोराइज्ड इंफॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करती ही हैं। ही ऑल्सो presented some experiments in which the reading of stimulus materials were followed by 15-minute break। यानी कि ये जो पर्सन थे, साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि एक स्टिमुलस दी रीडिंग के लिए, यानी कि कोई चीज दी अपने पार्टिसिपेंट्स को रीड करने के लिए, और उसके बीच में 15-15 मिनट का उन्हें गैप दिया गया, ब्रेक दी गई। एंड द पार्टिसिपेंट्स हैड टू रिकॉल व्हाट दे हैव रीड। यानी कि उनको 15-15 मिनट के गैप के बाद कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई गई, कुछ कुछ स्टिमुलस उन्हें दिखाई गई कि ये चीज़ आपने अपने माइंड के अंदर रीड करनी है, और रीड करने के बाद रिकॉल करनी है, मतलब बताना है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखी गई थी। दे अल्टर्ड द टेक्स्ट टू मेक देम मोर कंसिस्टेंट with their knowledge and transformed the material into a rational and better way। यानी कि उन लोगों ने क्या किया, जो भी उनको वो टेक्स्ट दिखाए गए थे, उन्होंने अपने माइंड के हिसाब से, अपनी पास्ट नॉलेज के हिसाब से उन इंफॉर्मेशंस को अल्टर किया, उन इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से ही मीनिंग देने लग गए। मतलब अगर मैं आपको कहूं कि आपने कोई रैंडम 5 वर्ड याद रखने हैं, तो आप अपने माइंड के अंदर उन वर्ड्स को किसी ना किसी चीज़ से रिलेट कर लोगे कि अच्छा ये चीज़ मेरे इस दोस्त के नाम से रिलेट करती है, तो ऐसे मैं याद रख लेता हूँ। दूसरी चीज़ मेरे फ़ोन नंबर से रिलेट रखती है, तो मैं इस नंबर को अपने फ़ोन नंबर के हिसाब से याद रख लेता हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब उन्होंने उस इंफॉर्मेशन को अपनी पास्ट नॉलेज के हिसाब से ट्रांसफॉर्म किया, और उस इंफॉर्मेशन को एक अच्छे रैशनल वे में और बेटर वे में समझने की और मेमोराइज करने की कोशिश करी। इसीलिए हम ये चीज कह रहे हैं यहाँ पर कि मेमोरी एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो भी टेक्स्ट उन लोगों को दिखाए गए, उन्होंने उन टेक्स्ट को एज इट इज अपने माइंड के अंदर स्टोर नहीं किया। यानी कि मेमोरी में सिर्फ हमारे माइंड के अंदर स्टोर नहीं हो रही है वो प्रोसेस, हमने उस इंफॉर्मेशन को कंस्ट्रक्ट भी किया अपने हिसाब से। उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को, जो भी वहां पर लिखे गए होंगे, उनको उन लोगों ने अपनी पास्ट की नॉलेज के हिसाब से ट्रांसफॉर्म किया, एक अच्छे रैशनल और बेटर वे में उसको अपने माइंड में याद रखा, उनको रिलेट कर लिया बहुत सारी चीजों से। इसीलिए देयरफॉर it can be concluded that memory is a constructive process as the stored information is dynamic and changes or modifies from time to time। हम उसे अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरह से चेंज करते रहते हैं और मॉडिफाई करते रहते हैं उस मेमोराइज्ड इंफॉर्मेशन को। इसीलिए हम कहते हैं कि वो इंफॉर्मेशन हमेशा ही कंस्ट्रक्टिव होती है। मेमोरी एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, ये हमेशा बनाई जाती है। सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है नेचर एंड कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हम समझने वाले हैं कि क्यों हम भूलते हैं चीज़ें। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी ही भूल जाता हूँ, पर ऐसा क्यों होता है?
तो इसके ये 3 रीजंस हैं, ये 3 कॉजेज होते हैं, ये 3 मतलब मेन थ्योरीज हैं जिन्होंने एक्सप्लेन किया है कि क्यों हम भूलते हैं किसी इंफॉर्मेशन को। तो सबसे पहली थ्योरी है फॉरगेटिंग ड्यू टू ट्रेस डिके। इसका सिंपली मीनिंग है कि ट्रेस डीके का मतलब हमारे माइंड के अंदर, हमारी मेमोरी के अंदर कुछ मेमोरी के ट्रेसेस होते हैं। ट्रेसेस मतलब आप इंफॉर्मेशन समझ सकते हो कि हमारे मेमोरी के अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जिसको कि हम ट्रेसेस बोलते हैं। तो सबसे पहली थ्योरी में ये कहा गया है कि जब हम उन ट्रेसेस को भूल जाते हैं, हम उस मेमोरी के जो ट्रेस थे, यानी कि जो भी उस मेमोरी के वो कण थे, उनको हमने बहुत बार यूज नहीं किया, इफ इट इज नॉट यूज्ड फॉर द लॉन्ग टाइम इट विल फेड अवे। इसका सिंपली यही मतलब है कि आप किसी चीज को, आपने कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करी अपने माइंड के अंदर और बहुत ही साल हो गए आपने उस इंफॉर्मेशन को अब याद नहीं किया दोबारा, तो हो सकता है कि आप उस इंफॉर्मेशन को भूल जाओ। ये कहा गया है फॉरगेटिंग ड्यू टू ट्रेस डीके के अंदर, कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर एक लंबे टाइम तक यूज नहीं करी गई है तो फिर आप उसे भूल सकते हो, वो इंफॉर्मेशन अपने आप ही आपके माइंड से फेड हो जाएगी। ये होता है फॉरगेटिंग ड्यू टू ट्रेस डीके का मतलब। उसके बाद दूसरी तरह से आप कैसे किसी चीज को भूल सकते हो, उसका रीजन होता है फॉरगेटिंग ड्यू टू इंटरफेरेंस। अभी अभी हमने एक चीज समझी थी पिछले टॉपिक में कि हम किसी भी चीज को अपने माइंड में कैसे रखते हैं, अपने स्कीमा से और अपने पास्ट नॉलेज के थ्रू ही वो होकर हमारी मेमोरी में जाती है। यानी कि हमारी जैसी भी कोई पास्ट नॉलेज होगी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में, उससे इन्फ्लुएंस होकर ही वो मेमोरी में हमारी स्टोर होगी नई इंफॉर्मेशन। तो जब हमारी पास्ट इंफॉर्मेशन हमारी न्यू इंफॉर्मेशन के साथ काउंटर कर जाती है, यानी कि मेरे को पहले अगर कोई अपोजिट चीज पता है और उसके बाद मेरे को कोई नई चीज पता है, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूं कि अगर मेरे को पहले से मेरे माइंड में ये चीज सेट हो, बर्गर खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, मतलब ऐसा होता नहीं है पर अगर मेरे को ये लगता हो पहले से मेरे मेमोरी के अंदर ये चीज स्टोर है कि बर्गर इज गुड फॉर मी, उसके बाद अगर मैं ये चीज पढ़ूंगा कि बर्गर इज बैड फॉर माई हेल्थ, तो हो सकता है मैं उस नई इंफॉर्मेशन को ज्यादा देर तक स्टोर ना कर पाऊं, क्योंकि वो मेरी पुरानी वाली जो मेरे अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर थी, मेरे अंदर जो मेमोरी स्टोर थी, उसके साथ इंटरफेयर कर रही है, उसके साथ क्लैश कर रही है वो इंफॉर्मेशन। तो मैं इस वजह से भी उस इंफॉर्मेशन को भूल सकता हूं। अब ये इंटरफेरेंस दो तरह से हो सकती है, एक प्रोएक्टिव और एक रेट्रोएक्टिव वे में। प्रोएक्टिव का मतलब होता है जब आप किसी नई इंफॉर्मेशन को याद ना कर पाओ पुरानी इंफॉर्मेशन की वजह से। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर आपको अपने किसी फ्रेंड का पुराना फ़ोन नंबर याद हो, अब उसने अपना फ़ोन नंबर सडनली चेंज कर लिया, तो आप उसके नए फ़ोन नंबर को याद ना कर पाओ क्योंकि आपके माइंड में बार-बार वो पुराना नंबर ही आ जाए। ये एग्जांपल होगा प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस का। मतलब कि जब आपकी नई इंफॉर्मेशन को माइंड तक जाने से रोक रही है पुरानी इंफॉर्मेशन दिक्कत कर रही है नई को लर्न करने में, वो होती है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। और इससे बिल्कुल अपोजिट, जब आपकी पुरानी इंफॉर्मेशन आप भूल जाओ नई इंफॉर्मेशन की वजह से, वो होती है रेट्रोएक्टिव इंफॉर्मेशन। अगर हम इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाएं, तो अगर आपके फ्रेंड ने जो नया नंबर लिया है, अब आपको वो नंबर तो याद हो गया पर उसकी वजह से अब आपको पुराना नंबर याद नहीं रहा, तो ये हो गई आपकी रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, कि नई इंफॉर्मेशन की वजह से पुरानी वाली इंफॉर्मेशन अब आप भूल रहे हो। तो ये इस तरह से होती है हमारी इंटरफेरेंस, कि हम इंटरफेरेंस की वजह से भी कई बार भूल सकते हैं किसी इंफॉर्मेशन को। और लास्ट टाइप होता है फॉरगेटिंग ड्यू टू रिट्रीवल फेलियर। रिट्रीवल का मतलब, यानी कि मेमोरी के हमने देखे थे 3 प्रोसेसेस होते हैं, स्टार्टिंग में हमने समझे 3 स्टेजेस। तो जब हम मेमोरी को एनकोड भी कर लें अच्छे से, उसको स्टोर भी कर लें, पर जब रिट्रीवल वाले फैक्टर के अंदर हमें दिक्कत आ जाए, उसको हम कहते हैं रिट्रीवल फेलियर। इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है जब आप अपने एग्जाम में बैठे हो, तो आपने एनकोड तो कर ली इन्फॉर्मेशन, आपने उसके बाद उसे अपने माइंड में स्टोर भी कर लिया था जब आप पढ़ने बैठे थे, पर अब आपको वो याद नहीं आ रही है, आपको रिट्रीवल क्यूज मिसिंग हो रहे हैं। रिट्रीवल क्यूज का मतलब जैसे भी किसी भी चीज से आपने उसको रिलेट करके याद करा होगा जिस इंफॉर्मेशन को, तो वो क्यूज जब आपको ना मिल पाए, आपको वो क्यूज ना याद रहें उस टाइम पर जब आपको उनकी नीड है, तब आपको वो क्यूज माइंड में ना आए, उस तरह की फॉरगेटिंग को हम बोलते हैं फॉरगेटिंग ड्यू टू रिट्रीवल फेलियर। या फिर आपके माइंड में इनअप्रोप्रिएट क्यूज आ रहे हो,
कि ये चीज़ आपने इस चीज़ से रिलेट करके याद रखी थी, पर अब वो चीज़ आपको याद नहीं आ रही है या कोई अलग ही चीज़ याद आई जा रही है। तो ये होता है फॉरगेटिंग ड्यू टू रिट्रीवल फेलियर। सो इन शॉर्ट इस टॉपिक के अंदर ये 3 चीज़ें मेन थी जो हमने याद रखनी है, 3 मेन थ्योरीज जिन्होंने फॉरगेटिंग को एक्सप्लेन किया। सबसे पहले हम फॉरगेटिंग ड्यू टू ट्रेस डिके हो सकता है, जिसके अंदर की जब हमारे मेमोरी ट्रेस ज़्यादा देर तक याद हम नहीं करते हैं, ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं करते हैं, तो वो फेड अवे हो जाते हैं। दूसरा फॉरगेटिंग ड्यू टू इंटरफेरेंस, जब हमारी पास्ट नॉलेज हमारी नई लर्निंग के साथ इंटरफेयर करे। और तीसरी हम इसलिए भी भूल सकते हैं कि जब हमें कोई चीज़ याद ना आए, जब उसकी नीड हो, रिट्रीवल क्यूज ही हमारे एब्सेंट हो जाएं। तो ये 3 तरह की फॉरगेटिंग हो सकती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एनहेंसिंग मेमोरी। हम अपनी मेमोरी को कैसे तेज कर सकते हैं, ये हम इस टॉपिक के अंदर समझने वाले हैं। सबसे पहले तो कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको यूज करके हम अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। उन स्ट्रेटजीज को कहा जाता है निमोनिक्स। यहाँ पर एम साइलेंट होता है, पर इसकी स्पेलिंग में एम आता है, तो इसको हम बोलते हैं निमोनिक्स। उसके बाद निमोनिक्स बेसिकली 2 कैटेगरीज में बांटे गए हैं। एक होता है निमोनिक्स यूजिंग इमेजेस और एक होता है निमोनिक्स यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले निमोनिक्स यूजिंग इमेजेस, मतलब कि इसके अंदर वो वाली सारी टेक्निक्स आती हैं जिनमें भी हम अपने माइंड की इमेजिनेशन को यूज करते हैं। इमेजेस अपने माइंड में फॉर्म करके अपनी मेमोरी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो सारी टेक्निक्स आती हैं निमोनिक्स यूजिंग इमेजेस वाली कैटेगरी के अंदर। अब इसके अंदर बेसिकली 2 मेन स्ट्रेटजीज हमें बताई गई हैं। सबसे पहली स्ट्रेटजी है द कीवर्ड मेथड। तो कीवर्ड मेथड एक ऐसा मेथड है अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए कि अगर आपने कोई नया वर्ड सीखना है, तो आप उस वर्ड को सीखने के लिए कोई एक कीवर्ड अपने माइंड में पहले सेट करोगे। उस कीवर्ड को फिर आप एक बैकग्राउंड में अपने माइंड में इमेज के साथ लिंक करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक नया वर्ड सीखना है जो भी आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, पस्तो। इसका मतलब होता है ग्रास। ये एक स्पेनिश वर्ड है और इंग्लिश में इसका मतलब होता है ग्रास। तो अब आपने अगर इस वर्ड को याद करना है, मेमोराइज करना है, तो उसके लिए आपने अगर कोई कीवर्ड अपने माइंड में सेट किया। फॉर एग्जाम्पल, आपने पास्ता सेट कर लिया। पास्ता मेरा एक कीवर्ड हो गया क्योंकि वो इससे मिलता जुलता है। तो मैंने अब ये सेट कर लिया और दूसरा मैंने इसको ग्रास से लिंक करना है। सो आई कैन थिंक कि घास में से पास्ता उग रहा है, नीचे ज़मीन में से पास्ता उग रहा है। मैंने ऐसा कुछ अपने माइंड में इमेजिन कर लिया, इमेज ऐसी फॉर्म कर ली। तो अब जब भी कोई मेरे से पूछेगा पास्तो का क्या मतलब होता है या ग्रास का स्पेनिश वर्ड क्या है, तो मेरे को उस टाइम पर ये इमेज स्ट्राइक कर जाएगी कि अच्छा, पास्ता से कुछ मैंने लिंक किया था कि ग्रास में से पास्ता उग रहा है, तो तब मेरे को ये वर्ड याद आ जाएगा, पास्तो। तो इस तरह से ये मेथड काम करता है, द कीवर्ड मेथड। सो इन शॉर्ट, जब आप अपने माइंड में एक कीवर्ड सेट करो, किसी भी एक वर्ड या किसी भी ऐसी चीज़ का जो आपने याद रखनी है, और देन आप उस कीवर्ड को एक इमेज के साथ लिंक कर दो अपने माइंड में, ताकि आप उसको ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रख सको, तो उस मेथड को हम कहेंगे द कीवर्ड मेथड। देन दूसरा मेथड है मेथड ऑफ लोकी। मेथड ऑफ लोकी के अंदर हम इमेजेस को अपने माइंड में इस तरह सेट करते हैं जिसमें कि एक पैटर्न बन जाए। एक मतलब आपको पहले ये, फिर ये, फिर ये, एक स्टेप वाइज जब आप चीज़ों को अरेंज करते हैं अपने माइंड में, ताकि आप इंफॉर्मेशन को याद रख सको, उस मेथड को हम कहते हैं मेथड ऑफ लोकी। इसका एग्जाम्पल बेस्ट ये है कि अगर आपको आपकी मदर ने कुछ घर का सामान लाने के लिए भेजा है, आपको आपके पास लिस्ट नहीं है, तो आप अब उस इंफॉर्मेशन को कैसे याद रखोगे? आपको ये सारी चीज़ें लेके आनी है मार्केट से। आपको सबसे पहले ब्रेड लेनी है, फिर आपने लौकी, ये घिये से साउंड कर रहा है तो आपने घिया लेना है। देन आपने अपने लिए एक पेन लेना है। देन आपने एक पेन ड्राइव लेनी है। अगर हम इन 3-4 चीज़ों का एग्जाम्पल लेके चलें, तो मेथड ऑफ लोकी अगर आप यहाँ पर यूज़ करते हो, तो आप इस इंफॉर्मेशन को ऐसे याद रखोगे कि मैंने अपनी किचन से चालू करके अपने बेडरूम से होते हुए अपने स्टडी रूम तक जाना है। मतलब कि आपने सबसे पहले किचन का सामान लिया। आप अपने माइंड में ये इमेजिन करोगे ऐसे माहौल कि किचन के ऊपर किचन के शेल्फ पर ब्रेड पड़ी है, किचन के शेल्फ पर घिया पड़ा है। उसके बाद आप अपने बेडरूम में जाकर आपने देखा, आपने अपने कंप्यूटर टेबल के पास एक पेन ड्राइव पड़ी हुई देखी। उसके बाद आप अपने स्टडी रूम में गए और स्टडी रूम में जाकर आपने देखा कि वहाँ एक पेन पड़ा है। तो जब आप इंफॉर्मेशन को इस तरह से याद रखोगे कि मैंने अपने किचन से होते हुए अपने बेडरूम को पार करके स्टडी रूम तक जाना है,
तो वहाँ पर आप मेथड ऑफ लोकी को इस्तेमाल कर रहे हो। आपने एक पर्टिकुलर पैटर्न में चीज़ें याद रखी कि मैंने पहले ये सामान लेना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो इस मेथड को कहते हैं हम मेथड ऑफ लोकी। उसके बाद दूसरे टाइप का निमोनिक्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक होता है निमोनिक्स यूजिंग इमेजेस और दूसरा मेथड होता है निमोनिक्स यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जब आप इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर रहे हो, यहाँ पर आपकी इमेजिनेशन का या फिर इमेजेस का रोल नहीं है, यहाँ पर आप उन्हें अपने माइंड में एक अलग तरह से ऑर्गेनाइज करोगे। तो इसके अंदर के जो मेथड्स हैं उनमें से सबसे पहला मेथड है चंकिंग का मेथड। ये मेथड हम समझ चुके हैं अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर ही हमने समझा था कि हम अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए चंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। चंकिंग का बेसिकली मतलब वही है कि जैसे मैंने आपको अपने फ़ोन नंबर का एग्जांपल दिया था, अगर मैं अपने फ़ोन नंबर को याद रखूं, वो 10 डिजिट नंबर को मैं पहले 4 में और बाकी के 4 हिस्से, देन 2 हिस्से, ऐसे डिवाइड करके अगर मैं याद रखता हूं, तो दैट्स चंकिंग, कि मैंने कुछ चंक्स में, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर ली इंफॉर्मेशन और ऐसे मैंने उसको याद रखी। देन उसके बाद दूसरा मेथड होता है फर्स्ट लेटर टेक्निक। फर्स्ट लेटर टेक्निक को याद रखने के लिए आप विबग्योर का एग्जांपल याद रख सकते हैं कि रेनबो के अंदर कौन कौन से कलर होते हैं। आपको बचपन से ये चीज़ पता है कि विबग्योर नाम से आपने इसे याद रखा है। वी से वॉयलेट, बी से ब्लू, एटसेट्रा। इस तरह से अगर आपने इंफॉर्मेशन को याद करा है तो हम उसे बोलते हैं फर्स्ट लेटर टेक्निक। तो ये बेसिकली कुछ टेक्निक्स बताई गई थी जिससे हम अपनी मेमोरी को एनहेंस कर सकते हैं, और इन सारी स्ट्रेटजीज को कहा जाता है निमोनिक्स। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक में हमें कुछ सजेशंस दी गई हैं एनसीईआरटी में कि किस तरह से हम अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंगेज इन डीप लेवल प्रोसेसिंग, ये हमने लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग अप्रोच में पढ़ा था, जो वहाँ पर था कि डीप लेवल, जब हम उसे एसोसिएट करके उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं इंफॉर्मेशन के, उस प्रोसेस को कहा जाता है डीपेस्ट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। तो हमें डीप लेवल करना चाहिए, हमें रोट मेमोराइजेशन नहीं करनी चाहिए। दूसरा, हमें मिनिमाइज करनी चाहिए इंटरफेरेंस। हमने फॉरगेटिंग वाले टॉपिक के अंदर इंटरफेरेंस के रोल को समझा था कि कैसे हमारी पास्ट इंफॉर्मेशन नई इंफॉर्मेशन के साथ काउंटर कर सकती है, क्लैश कर सकती है। उसके बाद गिव योर सेल्फ इनफ रिट्रीवल क्यूज, ये भी हमने फॉरगेटिंग के टॉपिक में समझा था। रिट्रीवल क्यूज क्या होते हैं? वो ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके थ्रू याद करके, लिंक करके हम किसी चीज को अपने माइंड में स्टोर करते हैं। तो हमें इनफ रिट्रीवल क्यूज देने चाहिए खुद को। अगर मैं कोई भी चीज़ यहाँ पर याद कर रहा हूँ तो मेरे को अपने माइंड में क्यूज रखने चाहिए, जैसे कि उसमें हमने करा द कीवर्ड मेथड में हमने समझा था पास्तों को पास्ता से लिंक करके, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे क्यूज अपने माइंड में हमें बहुत सारे, जितने हो सके उतने फिट करने चाहिए किसी भी इंफॉर्मेशन को याद करने के लिए। तो ये बेसिकली 3 छोटे से सजेशंस थे, जो कि लास्ट टॉपिक था आपका, सजेशंस फॉर इम्प्रूविंग योर मेमोरी। तो जैसे हमने अभी बहुत सारी मेमोरी की टेक्निक्स को समझा कि कैसे हम अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, वैसे ही एक टेक्निक होती है, बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही यूज़फुल टेक्निक रहेगी आपके लिए, PQRST टेक्निक। तो अगर आपको पता है कि ये क्या होती है और आप इसे पता कर पाते हैं कि क्या है इसकी फुल फॉर्म, सो मेक श्योर टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। A huge shout out to Soumya and Pankaj for becoming the member, and thank you so much for supporting the channel. तो इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर योर वैल्यूएबल व्यूज इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन योर बेल आइकन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।